दोस्तों, आपने खबर तो सुनी होगी कि यूपी सरकार ने अब एग्जाम में चीटिंग करने वालों पर एनएसए लगाने का फैसला किया है। इस एक्ट का इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया जाता है, लेकिन अब अगर एग्जाम में इसका यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि चीटिंग की समस्या काफी बड़ी हो चुकी है। एग्जाम में चीटिंग की बात करें तो हमें बिहार जरूर याद आता है, जहाँ की कई तस्वीरें और वीडियो साल दर साल इंटरनेट पर वायरल होती रहती हैं। पर आखिर ये चीटिंग बिहार में इतनी ज्यादा क्यों है? क्या इसके पीछे स्टूडेंट्स की गलती है या फिर सरकार की? और आखिर इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? आज इन्हीं सब सवालों का जवाब हम तलाशेंगे आज की इस वीडियो में, तो बस बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब यूं तो बच्चों का एग्जाम्स में चीटिंग करना कोई नया फिनोमिनन नहीं है, और बिहार में ही नहीं बल्कि भारत के सभी राज्यों में ऐसा होता है। लेकिन इसमें एक फर्क ये है कि बिहार और यूपी में ये प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशनल है और ये छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि बड़े स्तर पर इसे किया जा रहा है। आपको 2016 में रूबी राय का इंसिडेंट तो याद हो गई, जब उसने 12वीं क्लास टॉप की थी, लेकिन वो बहुत ही बेसिक सवालों का भी सही जवाब नहीं दे पा रही थी। इससे एक साल पहले टीवी पर आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब लोग दीवार पर चढ़कर बच्चों को एग्जाम में चीटिंग करने के लिए नोट्स पकड़ा रहे थे। ये सभी चीजें उस बिहार का नाम खराब करती हैं जहां से इतने सारे आईएएस ऑफिसर्स निकलते हैं। यहाँ पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर आईएएस एग्जाम्स में बिहार से इतने लोग निकलते हैं तो आखिर ये कैसे हो सकता है कि उसी बिहार में चीटिंग इस कदर फैली हुई है? इससे एक निष्कर्ष तो साफ निकलता है कि इसमें बच्चों की गलती नहीं है। राज्य की तरफ बच्चे भी उतने ही स्मार्ट हैं। और असली मुद्दे पर आते हैं, और वो है बिहार के स्कूल्स की हालत और उनकी हिस्ट्री। अंग्रेजों के वक्त से ही बिहार में एजुकेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, और यहाँ पर सिर्फ उस वक्त के एलीट्स के लिए ही शिक्षा उपलब्ध थी। भारत के आजाद होने के बाद भी इस चीज में कोई खास फर्क हमें देखने को नहीं मिला। बिहार के सीएम सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने इसके लिए कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स प्रपोज की थी, लेकिन वो कभी लागू ही नहीं हुए। इसके अलावा वहां पर 1960 से 1990 तक हमेशा ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, जिस वजह से शिक्षा पर ध्यान देने वाली कोई भी सरकार कभी भी उन्हें मिली नहीं। बिहार के एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर से लेकर नीचे तक इस वक्त बहुत सी कमियां थी। अगर आप वहाँ के स्कूल्स में जाएंगे तो टीचर्स नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, पीने का पानी नहीं है, और कुछ स्कूल्स में तो छत तक नहीं है। अब अगर इस माहौल में एक स्टूडेंट को पढ़ना है तो उसके लिए वो मोटिवेशन कहाँ से होगा? जब कोई शिक्षक ही नहीं है तो सिर्फ किताबों के सहारे तो बच्चे नहीं पढ़ सकते ना। ऐसा होता तो भारत के सभी स्कूल से टीचर्स को हटा दिया जाना चाहिए था। यहीं से फिर इस गैप को भरने के लिए एजुकेशन माफिया का जन्म होता है। बिहार में एजुकेशन माफिया बहुत ही बड़े स्तर पर फैले हुए हैं, जिसमें पॉलिटिशियन से लेकर टीचर्स के बीच के एजेंट्स भी शामिल हैं। अगर आप आज बिहार में जाएंगे तो किसी से भी पूछ लीजिए, इन एजेंट्स के पास पूरा रेट कार्ड तैयार रहता है कि 10वीं में पास करवाने के वो कितने पैसे लेंगे और ग्रेजुएशन में करवाने के कितने। माफिया का होना वहाँ पर बहुत स्वाभाविक इसलिए भी हो गया है क्योंकि जो बच्चा 10वीं में बिना पढ़े पास हो गया वो अचानक से अब 12वीं में स्मार्ट तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास जो एजुकेशन बेस होना चाहिए था वो है ही नहीं। इसलिए 12वीं में भी पैसे देकर ही पास होगा, और फिर यही चीज आगे कॉलेज में भी होगी। बिहार में एजुकेशन माफिया का पहला एक्सपोज 1970 में हुआ था, जहां भागलपुर और LN मिथिला यूनिवर्सिटीज में सरकारी अफसरों और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने स्टूडेंट्स को चीटिंग करने में मदद की थी। आज भी ऐसे कई लोग बिहार में हैं जो कॉलेजेस और स्कूल्स खोल के बैठे हैं और बच्चों को पास करवाए जा रहे हैं। 2016 में बच्चा राय नाम के एक कॉलेज प्रिंसिपल को पकड़ा गया था जो इसी माफिया का हिस्सा थे। वैसे आपको बता दें कि इस साल की टॉपर रूबी राय इसी के विशुन राय कॉलेज से पढ़ा करती थी। हैरानी की बात तो यह है कि बच्चा राय अपने स्कूल के प्रिंसिपल सिर्फ 19 साल की उम्र में बन गए थे, वो भी 2 बार 12वीं क्लास में फेल होने के बाद। बिहार और यूपी में स्कैम एक दूसरे तरीके से भी किया जाता है। अगर मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम देना है और उसमें 100 लोगों का ही सिलेक्शन होना है और 10,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। अब ये लोग इन 10,000 बच्चों से ये कहेंगे कि अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और अगर नौकरी ना लगे तो हम तुम्हें 2 लाख रुपए वापस कर देंगे। अब अगर 10,000 में से 6 से 7,000 बच्चे ये पैसा दे देते हैं और फिर एग्जाम में जाकर लिखते भी हैं, तो लॉजिकली देखा जाए तो इन्हीं बच्चों में से ज्यादातर लोग अपनी प्रतिभा के कारण एग्जाम को क्लियर करेंगे। अब जो बच्चे एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे उनके पैसे तो वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन जो बच्चे सिलेक्ट हो गए उन्हें लगता है कि वो इसलिए सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि उन्होंने पैसे दिए थे। कभी कभी स्कैम में एजुकेशन माफिया थोड़ी मेहनत भी करता है और बच्चे जो बिना पैसे दिए पास हो जाते हैं उनके रिजल्ट खराब करके अपने बच्चों को आगे कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि चीटिंग कई तरह से एक स्टेट में की जा सकती है, जिस वजह से इसे किसी तरह से रोकना संभव नहीं है।
अब अगर आप इस वक्त देखें तो पूरा ही सिस्टम अंदर से खोखला पड़ा है। आज से 10 साल पहले जिसने फर्जी डिग्री लेकर कॉलेज पास किया होगा, हो सकता है वो आज किसी कॉलेज या स्कूल में खुद टीचर बनकर बैठा हो। अब आप उस शिक्षक से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाए जब उसे खुद ही कुछ नहीं आता है। तो अब बात करते हैं कि फिर सोल्यूशन क्या है। जैसा कि हमने बताया, प्रॉब्लम तो काफी बड़ी है, लेकिन कुछ चीजें की जा सकती हैं जिससे धीरे धीरे फर्क आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें स्कूल से शुरुआत करनी पड़ेगी। बिहार के सरकारी स्कूल्स में टीचर्स के अभी 1.6 लाख पद खाली हैं। इसकी वजह से जो टीचर्स ईमानदार हैं, सचमुच पढ़ाना चाहते हैं, उनके ऊपर भी बोझ बढ़ जाता है। उन्हें ना सिर्फ क्लासेस लेनी पड़ती हैं, लेकिन बहुत सारा एडमिन वर्क भी उनके गले पड़ जाता है, जिस वजह से उन्हें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। इसके अलावा टीचर्स का सिर्फ एक काम होना चाहिए, पढ़ाना। सरकार को उन्हें फालतू इलेक्शन ड्यूटीज में शामिल नहीं करना चाहिए। अगर सरकार के पास मैन पावर की कमी है तो वो नए लोग हायर कर सकती है। इसके साथ साथ सरकार को टीचर्स के साथ एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अप्रोच भी रखनी चाहिए। आप दिल्ली की आम आदमी सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि उन्होंने एजुकेशन पर बहुत काम किया है और उनसे बहुत सारी सीख ली जा सकती है। उन्होंने वहां पर टीचर्स को एम्पावर करना शुरू किया, स्कूल को फंड्स दिए जिससे वो अपने हिसाब से खर्च कर पाए, टीचर्स से उनकी समस्याएं पूछी, साथ ही उन्हें बेहतर ट्रेनिंग प्रोवाइड की। कई टीचर्स को तो ट्रेनिंग के लिए देश से बाहर भी भेजा गया। वहीं दूसरी और बाकी राज्यों में टीचर्स गेहूं और बाकी अनाज का ध्यान रख रहे हैं। आखिर ये क्या है? जो समाज अपने शिक्षकों की इज्जत नहीं कर सकता है, उसका अंधेरे में डूबना लाजमी है। टीचर्स के अलावा एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव की जरूरत है। स्टूडेंट्स एग्जाम में चीटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा समाज पढ़ने से ज्यादा मार्क्स को अहमियत देता है। स्कूल के आखिरी दिन पर बच्चे खुश हो जाते हैं कि अब उन्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा। हमें स्टूडेंट्स के अंदर ये बात डालनी पड़ेगी कि सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल के आखिरी दिन आपकी आंखों में आंसू होने चाहिए, ना कि स्कूल के खिलाफ नफरत। क्वेश्चन पेपर लीक होना भी देश भर में एक बड़ी समस्या है, जिस पर अभी भी कई सख्त कानून लाने की जरूरत है। क्वेश्चन पेपर लीक होने पर एग्जाम कैंसिल कर देना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे सभी काम डिले होते हैं। लेकिन आपको ऐसा चेक्स और बैलेंसेस का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि किसी भी तरह के लीक की कोई गुंजाइश ही ना हो। आज जितने लीक मीडिया में सामने आ पाते हैं, उससे कहीं ज्यादा वास्तव में होते हैं। इसके अलावा भी कई चीजें जिन पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे कि बिहार में इस वक्त कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जो परमानेंट नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। ऐसे टीचर्स को एक प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद परमानेंट कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ये प्रावधान भी होना चाहिए कि इस वक्त जो इनकम्पिटेंट टीचर स्कूल्स में हैं, उन्हें कैसे निकाला जाए ताकि बच्चों को नुकसान ना हो। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी सेटअप की जा सकती है जो इस पर रिसर्च करके सरकार को फीडबैक दे। तो ये कुछ स्टेप्स वो हैं जिससे ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत बदलाव तो हम देख सकते हैं। क्या आपके राज्य में भी चीटिंग और एजुकेशन माफिया फैला हुआ है? और आपको क्या लगता है कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।